सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा होगा हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ओके। और सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है हाइड्रोजन एटम, ठीक हो गया जी। हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक हो गया। हमने लास्ट टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ ली थी। तो वो क्या होता है, एच शाई इक्वल्स टू ई शाई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए एच क्या होता है, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसको हैमिल्टेनियन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक हो गया। शाई वेव फंक्शन होता है, ठीक हो गया। इस हैमिल्टेनियन ऑपरेटर का वेव फंक्शन है, ये टोटल एनर्जी होती है, ठीक हो गया। और इस टोटल एनर्जी का वेव फंक्शन ये है शाई, ओके। तो अब देखिए जब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करता हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलती है, वी गॉट द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स, ठीक हो गया। मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स मिलते हैं विद दियर वेव फंक्शंस, ठीक हो गया, विद दियर कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, ठीक हो गया। जब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करी तो मुझे एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स मिल गए, ठीक हो गया, ओके। मान लो ये एनर्जी लेवल्स मिले मुझे, तो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स मिले मुझे हाइड्रोजन एटम के लिए, और इनमें उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस मिले। हर एक एनर्जी लेवल्स पर मुझे हर एक वेव फंक्शन मिला, ओके। इज दैट क्लियर। तो अब क्या है, दीज एनर्जी लेवल्स, दीज क्वांटाइज, अब ध्यान रखना है ये जो एनर्जी लेवल्स है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स है, मतलब इनकी एक सर्टेन वैल्यू है, ठीक हो गया। अब दीज क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द थ्री क्वांटम नंबर। तो ये एनर्जी लेवल्स और इनके वेव फंक्शन तीन क्वांटम नंबर से कैरेक्टराइज्ड होते हैं, ठीक हो गया। तो यहीं से क्वांटम नंबर का जनरेट हुई। तो पहली क्वांटम नंबर किसके ऊपर डिपेंड करती है, दोनों चीजें हमारा डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर और नॉट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक हो गया, जिसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। दूसरा डिपेंड करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कौन सी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर और नॉट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका एल से, ठीक हो गया, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट की जाती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ओके। अब थर्ड पढ़ते हैं हम, कौन सी, आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरी क्वांटम नंबर होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया, इसको एमएल से डिनोट करते हैं। तो जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स मिले और आपके वेव नंबर, मतलब मुझे वेव नेचर मिला, तो वो तीन क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। वो कैरेक्टराइज्ड होती है थ्री क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिए अब क्या हुआ, अब मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है, वो किसी एनर्जी लेवल में है। एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एट एनी एनर्जी लेवल, किसी एनर्जी लेवल में मेरा एक इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब इस एनर्जी लेवल का एक कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा, ठीक हो गया। अब जो वेव फंक्शन शाई हो गया ना, वो हर एक जानकारी देगा। दिस वेव फंक्शन टेल्स अबाउट द ऑल प्रॉपर्टीज, मतलब हर एक बात बताएगा इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, हर एक जानकारी देगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। अब अगर मैं वेव फंक्शन की बात करता हूं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये एक मैथमेटिकल वेव फंक्शन है, ठीक हो गया। दिस वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो शाई है ना, शाई डिपेंड्स अपॉन, ये जो शाई है ना आपका, दिस मैथमेटिकल वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स, अपॉन द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एक एटम में उसके कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। अब देयरफॉर शाई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, शाई की कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, केवल एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इज दैट क्लियर और नॉट? सच वेव फंक्शन, अब नेक्स्ट आता है सच वेव फंक्शंस विच कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया, इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ध्यान से समझना है, ऐसे वेव फंक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या कहलाते हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये वर्ड आ गया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ये आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से समझना है। वर्ड आया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसे वेव फंक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक हो गया, उसको क्या बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया हमारा। अब ऐसे सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उनको क्या कहते हैं, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहा जाता है। ठीक हो गया, the systems which contains one electron is called one electron systems। okay, तो शाई की बात खत्म होती है। अब देखो आपकी बात आती है शाई स्क्वायर की। अब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी एक, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा है, ठीक हो गया, ये एनर्जी लेवल है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, the probability of finding an electron in an energy level is directly proportional होगा, क्या होगी, probability directly proportional होगी जो उसका शाई स्क्वायर के। इज दैट क्लियर और नॉट? कि जो हमारा वेव फंक्शन के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना वो डायरेक्ट रिलेशन होगी उस वेव फंक्शन की के स्क्वायर के। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो ये हमारा ये हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं वन और मोर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की, तो हाइड्रोजन की बात हुई। अब बात आती है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी ना, वो हमारी ना मोर देन वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाई। ठीक है, जो उसका सॉल्यूशन था ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पा रही थी। ठीक हो गया। तब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना कुछ अप्रोक्सीमेशंस की गई। ठीक हो गया, कुछ अप्रोक्सीमेशंस लगाई गई। ठीक है, तो पहली अप्रोक्सीमेशन ये थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का था ना, या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का था, तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंसिडर किया गया मोर देन वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। बस क्या प्रॉब्लम थी, एक मेन डिफरेंस क्या था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ रहा था ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, तो हमने ये माना जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, अब जो दूसरा पॉइंट ये था कि जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज था, यानी ऐसे एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था ना, उसकी जो टोटल एनर्जी डिपेंड कर रही थी वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ठीक हो गया, एनर्जी डिपेंड कर रही थी केवल एन के ऊपर। ठीक हो गया, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। अब अगर अनलाइक हाइड्रोजन दो ऐसी स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था ना हाइड्रोजन को छोड़ के, उनमें उनकी जो टोटल एनर्जी थी ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। किसके ऊपर? जो एनर्जी थी हाइड्रोजन को छोड़कर वो डिपेंड कर रही थी स्मॉल एन और एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन एटम और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके लिए ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, ठीक हो गया, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब तक मैं इसको रब करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको लेटेस्ट केमिस्ट्री की वीडियो इस चैनल पर रोज मिलेंगी। ठीक हो गया जी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मैकेनिकल मॉडल। अब देखो, जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स था ना वो क्या था,
अब जो इलेक्ट्रॉन्स थी ना, किसी भी एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उनकी जो एनर्जी थी ना, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स थे। ठीक है, मान लो एक एटम है, ठीक हो गया, इस एटम का एक न्यूक्लियस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी जो एनर्जी है ना, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में थे। मतलब जो उनकी एनर्जी लेवल्स थे ना, वो बिल्कुल फिक्स थे, कैन हैव ओनली फिक्स्ड वैल्यूज थी। ओके, फिक्स्ड एनर्जी वैल्यूज थी। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स थे ना, यानी दीज क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इज द मेन रिजल्ट, यही डायरेक्ट रिजल्ट थे किसका, जो कि ये बताते थे कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, वेव नेचर है, वेव नेचर को बताते थे। ठीक हो गया, दीज क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक हो गया, वेव नेचर को बताते थे। ठीक हो गया, वेव नेचर को प्रेडिक्ट करते थे। ठीक हो गया, थर्ड की बात अगर मैं करता हूं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है, ठीक हो गया, और उसकी वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं हो सकती है। ठीक हो गया, किसी भी एटम में उसके इलेक्ट्रॉन्स की साइमल्टेनियस ना तो वेलोसिटी हम बता सकते और ना ही एग्जैक्ट पोजीशन हम कैलकुलेट कर सकते। यही क्या प्रिंसिपल था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जब भी हम आगे बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, हम जब भी हम पढ़ेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, अनसर्टेनिटी की कभी बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि हमें यही पता करना है कि भाई उसकी कितनी प्रायिकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना कितनी है उस रीजन में। इज दैट क्लियर और नॉट? हमारा थर्ड ये हो गया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉलो कर रहा था। फोर्थ हमारा जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें निकलता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दैट पॉइंट ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मैथमेटिकल वेव फंक्शन के स्क्वायर के।